कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही आने वाला है और अगर आपने भी सब्जेक्ट लिया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर तो आज की ये क्लास में आप देखेंगे सभी यूनिट के इंग्लिश लिटरेचर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप ऐसा सोच रहे होंगे जैसा कि सभी यूनिट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हों जो कि आपके लॉन्ग शॉर्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के जो टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो चाहे किसी भी यूनिट का हो, यानी सभी यूनिट वाइज सभी यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट नंबर 8 तक जितने भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, एसेज हैं और सभी यूनिट के, तो सभी आंसर जो कि आपको 150 से 200 वर्ड्स के आते हैं, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। तो आंसर इस तरह से आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे जिससे आपका लॉन्ग शॉर्ट कोई भी आंसर आसानी से लिख सके, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना होता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन है कि हाउ शुड अ मैन रीड अ बुक अकॉर्डिंग टू बेकन। तो क्वेश्चन का मतलब है कि बेकन के अनुसार एक बुक जो होती है उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो यह जो है आपके ऐसे आपके सिलेबस में ऐसे है यूनिट नंबर 5 में, जिसके राइटर हैं बेकन। इस ऐसे में बेकन ने ऑफ स्टडी नाम का एक ऐसे है, यही आपके सिलेबस में है। तो उस ऐसे से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो फ्रॉम ऑफ स्टडीज़ नाम का ये ऐसे है और जिसके राइटर है फ्रांसिस बेकन। और ये आपने ऊपर क्वेश्चन देखा कि बेकन के अनुसार एक जो बुक है उसको रीड करने का सही तरीका क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो चलिए देखें आंसर। तो आंसर आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार बुक आर टू बी रीड इन डिफरेंट वेज, किताबों को विभिन्न तरीके से है पढ़ने के। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक होती है। तो बेकन ने बुक्स को खाने की तरह कंपेयर किया है, यानी खाने से कंपेयर किया है। वो कहते हैं कि कुछ बुक ऐसी होती हैं आर टू बी टेस्टेड, मतलब केवल टेस्ट लेने के लायक होती हैं, और अदर टू बी सॉलिड, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि निगलने लायक, और एंड अ फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, और कुछ ऐसी होती है जिस तरह से हम खाने को चबाकर पचाते हैं। तो 3 तरीके बताए हैं इन्होंने बुक को रीड करने के। और ही मीन दैट लाइट बुक मे बी रीड क्विकली, जो हल्की बुकें होती है वो मे बी रीड क्विकली, उन्हें जल्दी से पढ़ा जा सकता है। बट सीरियस बुक्स मस्ट बी स्टडीड केयरफुली एंड डीपली, पर जो गंभीर किताबें होती हैं जिसमें कुछ गंभीर मुद्दे के बारे में, विषय के बारे में बताया जाता है, उन्हें बहुत ही केयरफुली सावधानी से और गहराई से पढ़ना चाहिए, ऐसा कहते हैं बेकन। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेकन के अनुसार बुक्स को किस तरह से रीड करना चाहिए। अब क्या कहते हैं आगन बेकन कहते हैं कि रीडिंग इम्प्रूव अ मैन्स नॉलेज। बेकन कहते हैं कि रीडिंग यानी पढ़ना इम्प्रूव बढ़ाती है अ मैन, मनुष्य का ज्ञान बढ़ाती है, और राइटिंग मेक्स हिम प्रिसाइज, यानी लिखना जो व्यक्ति को सटीक बनाता है। अनकन्वर्सिएशन मेक हिम रेडी, बातचीत करना व्यक्ति को तत्पर बनाता है। तो इस तरह से ये जो हम आंसर आपको बता रहे हैं ये केवल एक ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर लिखेंगे। इसमें आपका पूरा जो ऐसे है ऑफ स्टडीज़ करके, इसमें जितनी भी बातें बताई हैं बेकन ने उन सभी चीज़ों को कवर किया है। यानी अगर ये क्वेश्चन को घुमाकर किसी और तरीके से पूछा जाए तब भी आप उसका आंसर दे लेंगे, यानी सभी पूरे ऐसे को कवर किया है इस आंसर में। और आगे बेकन्स कहते हैं कि रीडिंग जो है मेक्स अ मैन फुल
conference a ready man and writing an exact man. He believed that books give wisdom. Every kind of study help to shape a person mind. और इसी के साथ ही बेकन ये भी कहते हैं, यह विश्वास रखते हैं कि बुक जो है वह देती है विजडम यानी बुद्धिमानी, एंड एवरी काइंड ऑफ स्टडी किसी भी प्रकार की पढ़ाई हो यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, शेप अ पर्सन्स माइंड, किसी भी व्यक्ति का माइंड जो है विकास करता है स्टडी करने से। और दस अ मैन शुड रीड थॉटफुली, और इस तरह से वो कहते हैं कि एक मैन को जो है बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल होकर पढ़ना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर प्लीज़र, केवल प्लीज़र या आनंद या दिखावे के लिए नहीं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बल्कि इसलिए पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी व्यक्तित्व का निर्माण हो। तो ये सभी बातें बताई हैं बेकन ने अपने ऑफ स्टडीज़ नामक ऐसे में। अब एक बार हिंदी में भी देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक पूरा ऐसे अच्छे से याद होगा, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो बेकन के अनुसार किताबों को अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। कुछ किताबें केवल स्वाद लेने लायक होती हैं, कुछ को पूरा निगलना होता है और कुछ को चबाकर पचाना पड़ता है। इसका यह अर्थ है कि हल्की किताबें जल्दी पढ़ी जा सकती है, लेकिन गंभीर किताबों को ध्यानपूर्वक और गहराई से पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई से ज्ञान बढ़ता है, लिखने से सटीकता आती है और बातचीत से तैयारी होती है। और बेकन कहते हैं कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इस प्रकार व्यक्ति को किताबें केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान, आत्मविश्वास के लिए भी पढ़नी चाहिए। अब देखिए सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी शॉर्ट स्टोरीज से लिया गया है। पहली स्टोरी थी जिसका नाम है, क्वेश्चन का है कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीव बाय ओ हेनरी। तो यह ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है जिसका नाम है द लास्ट लीव। तो इसका जो टाइटल ही है द लास्ट लीव, चैप्टर का नाम है द लास्ट लीव, तो इसके टाइटल को आपको जस्टिफाई करना है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आपको केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखने के मिलेंगे इस क्लास में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखिए क्वेश्चंस को और लास्ट तक क्लास को देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। तो जो टाइटल है द लास्ट लीव करके इज़ अ वेरी सैम्बोलिक एंड मीनिंगफुल। ये जो टाइटल है बहुत ही ज़्यादा सैम्बोलिक यानी प्रतीकात्मक, यानी सैम्बोल है, प्रतीक है, और मीनिंगफुल, और ये इसका जो है बहुत बड़ा मीनिंग भी निकलता है। इट रिफर्स, यह रिफ़र करता है, बताता है, टू द लास्ट पेंटेड लीव, यह रिफ़र करता है जो लास्ट पेंटेड लीव, जो आखिरी पत्ता पेंट किया गया था, दैट गिव्स होप एंड लाइफ टू दी डाइंग गर्ल, जो कि जॉन्सी स्टोरी में जो होती है। आपने स्टोरी देखा होगा तो आपको ज़रूर से पता है होगा, नहीं भी देखा है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ हिंदी के साथ आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सारे आपके चैप्टर्स पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो जॉन्सी होती है इस स्टोरी में जो कि एक निमोनिया से पीड़ित होती है और वह अपना होप खो ले बैठती है। लेकिन बहरमैन नामक एक कैरेक्टर होता है, एक बूढ़ा ओल्ड पेंटर होता है जो कि एक लास्ट लीव पेंट करता है और जो कि जॉन्सी को होप एंड लाइफ देता है। तो जॉन्सी जो है ओ हेनरी यूजेस दिस लीव एज अ सिंबल ऑफ फेथ, होप एंड सेक्रीफाइस। ओ हेनरी ने, जो कि इसके राइटर हैं इस चैप्टर के, उन्होंने यूज़ किया है लीव को, पत्ता को, एक प्रतीक की तरह। ऑफ फेथ यानी विश्वास का, आशा और बलिदान का एक प्रतीक माना जाता है जो लीफ है ना। तो ये लीफ जो है वह एक पेंटेड लीफ होता है जो कि आशा का, विश्वास का, बलिदान का प्रतीक के रूप में वो हेनरी ने इसे लिखा है। और इन दी स्टोरी जॉन्सी फॉल्स इल एंड बिलीव दैट शी विल डाई
when the last leaf fall from the ivy vine outside her window। इस स्टोरी में क्या होता है, जॉन्सी जो कि फॉल्स इल बीमार पड़ जाती है और बिलीव दैट और ऐसा मानती है कि शी विल डाई, वह मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ जब आखिरी पत्ता फॉल्स फ्रॉम ईवी वाइन, जब आखिरी पत्ता बेल के पेड़ पर जो आखिरी पत्ता लगा हुआ है, आउटसाइड हर विंडो, और वह अपनी खिड़की से देखती है उसे, जब वह पत्ता गिर जाएगा तो वह ऐसा मानती है कि वो भी डाई यानी वो भी अपना जीवन खो देगी। तो इस तरह से कुछ है इस स्टोरी का टाइटल और यह स्टोरी। तो हाउ वेयर द ओल्ड पेंटर, इसीलिए जो हालांकि जो ओल्ड पेंटर होता है जिसका नाम है बेहरमैन, पेंट्स अ लीव ऑन दी वॉल, दीवार पर एक पेंट करता है, लीव एक पत्ता बनाता है, ड्यूरिंग अ स्ट्रोमी नाइट टू सेव हर, एक बारिश की रात होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन फिर भी बेहरमैन एक पेंटर है जो कि एक लास्ट लीव को पेंट करता है वॉल पर, जिससे कि जॉन्सी की लाइफ को बचाया जा सके। द पेंटेड लीव डज नॉट फॉल, जो कि पेंटेड लीव थी वो गिरी नहीं, एंड जॉन्सी जो होती है रीगेन हर विल टू लाइव, और इस तरह से जॉन्सी को जो है फिर से एक होप मिलती है, एक आशा, एक इच्छा होती है, फिर से वह अपने होप को, आशा को पाती है और जो है अपना एक नया जीवन शुरू करती है। तो इस तरह से आप एक आंसर में पूरा चैप्टर का मतलब भी समझ ले रहे हैं, पूरी स्टोरी भी, जिससे कि इस क्वेश्चन के साथ साथ अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो आपका बिल्कुल भी आंसर छूटेगा नहीं, आप आराम से समझे होंगे तो आप लिख सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप समझते हुए चलिए। Thus the title stand for the leaf of hope, इस तरह से ये जो लीफ होता है, पत्ता, वह होता है होप, एक आशा, दैट सेव लाइफ, जो कि जॉन्सी की लाइफ को बचाता है, एंड इट इज़ आल्सो सिम्बलाइज, और यह इसका भी प्रतीक है बेहरमैन सेक्रीफाइस, बेहरमैन के सेक्रीफाइस का, एंड एज ही डाइज आफ्टर completing his masterpiece, the last painted leaf जो कि बेहरमैन ने बनाया है वह एक मास्टरपीस है उसकी आर्ट का, and the last leaf perfectly express the central theme of hope, art and human kindness that triumphs over despair। तो इस तरह से जो टाइटल है स्टोरी का, द लास्ट लीव, एक्सप्रेस करता है, बताता है सेंट्रल मैसेज है इसको स्टोरी का, जिसमें कि काइंडनेस के बारे में और किस तरह से जो विजय होते उसकी आशा फिर से वापस आती है, जॉन्सी की लाइफ बच जाती है, यह सभी स्टोरी को यह टाइटल जस्टिफाई करता है। तो इस तरह से आप इस टाइटल के बारे में लिख सकते हैं। अब चलिए एक बार हिंदी में देख लीजिए, जिससे हमने आपको पहले ही बताया कि आपको हिंदी में बातें समझने में थोड़ा इजी होती है, लिखना तो आपको इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में भी समझ लीजिए। तो कहानी का शीर्षक यानी जो टाइटल है द लास्ट लीव, जिसका मतलब होता है अंतिम पत्ता, बहुत ही सार्थक और प्रतीकात्मक है। यह उस अंतिम पत्ता को दर्शाता है जिसमें बीमार लड़की जॉन्सी को जीवन का आशा भरा संदेश दिया। तो यह टाइटल जो है जिसका नाम है आखिरी पत्ता, द लास्ट लीव, तो यह जॉन्सी के लिए एक संदेश बना, जिससे कि जॉन्सी की आशा जो है वह फिर से वापस आई। और कहानी में जॉन्सी जो है गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और सोचती है कि जब बेल का आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बूढ़ा चित्रकार जो कि बेहरमैन जिसका नाम होता है, आंधी आ रही होती है, बारिश भी हो रही होती है, में एक कृत्रिम पत्ता दीवार पर बनाता है ताकि जॉन्सी को जीवन की आशा मिले, और वह पत्ता कभी गिरता नहीं और जॉन्सी जीने की इच्छा फिर से पा लेती। तो इस तरह से यह पत्ता आशा और विश्वास का प्रतीक बन गया और बेहरमैन के बलिदान को भी दर्शाता है, क्योंकि वह इस चित्र को बनाते समय अपनी जान खो देता है। इस प्रकार द लास्ट लीव शीर्षक जो टाइटल है यह कहानी के आशा, कला, मानवता के संदेश को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है।
अब इसी चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन्सी। जॉन्सी का चरित्र चित्रण यानी उसके कैरेक्टर के बारे में एक नोट बताना है, नोट लिखना है। तो जैसे कि आपने अभी देखा ही कि द लास्ट लीफ जो है ओ हेनरी जिसके राइटर हैं। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। तो वैसे आपने अभी देखा है तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आई ही होंगी, लेकिन फिर से देख लीजिए कि किस तरह से अगर किसी का भी कैरेक्टर लिखने को आता है एग्ज़ाम में तो किस तरह से उसका आंसर आप लिखेंगे, कैसे आप क्वालिटीज़ याद किए रहें जिससे कि आपको क्वेश्चन का टाइप पता रहे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जॉन्सी का कैरेक्टर। तो जॉन्सी इज़ अ यंग एंड सेंसिटिव गर्ल। जॉन्सी जो होती है एक यंग गर्ल और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव गर्ल है इन ओ हेनरी स्टोरी द लास्ट लीव, जो कि ओ हेनरी की स्टोरी जो है लास्ट लीव उसकी एक कैरेक्टर, उसकी एक पात्र होती है। और शी इज़ एन आर्टिस्ट, और वह एक आर्टिस्ट है। हु लाइव विद हर फ्रेंड शू, हु लाइव्स जो कि साथ रहती है अपने फ्रेंड जिसका नाम है शू। When she falls seriously ill with pneumonia, और जब जॉन्सी जो होती है वो बीमार पड़ जाती है गंभीर रूप से निमोनिया से। she becomes hopeless and believe, और वह जो है become बहुत ही ज़्यादा होपलेस यानी अपनी आशा खो देती है, and believe और वह ऐसा मानती है she will die when the last leaf falls from the ivy vine outside her window। वह अपनी खिड़की से देखती है जहाँ पर एक बेल का पेड़ होता है और उस पर एक आखिरी पत्ता लगा हुआ होता है, और वह ऐसा मानती है कि जब वो पत्ता गिरेगा तब उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। और शी बिकेम होपलेस, इस तरह से वह अपने आशा विश्वास को खो देती है। जॉन्सी वीक विल पावर एंड इमेजिनेशन सो हर मेंटल डिसअपेयर। इस तरह से जॉन्सी की जो इच्छा है वह कमज़ोर होती जा रही है और उसकी इमेजिनेशन जो है वह सो दिखाती है उसके मेंटल यानी उसकी जो बौद्धिक क्षमता है जो कि अब वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुकी है ना। बट लेटर पर बाद में क्या होता है, व्हेन शी सीज दैट द लास्ट लीव नेवर फॉल्स, लेकिन जब वह देखती है कि जो लास्ट लीव है वह नहीं गिर रहा है पेड़ से, हर होप रिटर्न, इस तरह से उसकी आशा जो है वह फिर से वापस आती है और उसमें जीने की फिर से एक नई आशा। दिस चेंज सो इनर स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ फैथ। यह चेंज जो है परिवर्तन है उसकी लाइफ में उसकी आंतरिक शक्ति और विश्वास को दिखाता है। और जॉन्सीज कैरेक्टर रिप्रेजेंट द स्ट्रगल बिटवीन डिसपेयर एंड होप। इस तरह से जॉन्सी का जो कैरेक्टर है वह हमें दिखाता है कि संघर्ष और निराशा इन दोनों के बीच में, एंड होप इन तीनों चीज़ों को प्रेजेंट करता है, उसके संघर्ष को, निराशा को, और किस तरह से फिर से वह एक आशा उसमें आती है नया जीवन जीने की। बाय द एंड शी बिकम ऑप्टिमिस्ट एंड ग्रेटफुल फॉर लाइफ। और इस तरह से इस स्टोरी के लास्ट में फिर से जॉन्सी जो है एक आशावादी विचार उसमें आता है एक नया जीवन जीने का। तो जॉन्सी द लास्ट लीव कहानी की एक कोमल और भावुक युवती है। वह कलाकार है जो अपने मित्र सू के साथ रहती है, लेकिन जब वह निमोनिया से बीमार पड़ जाती है तो वह निराश हो जाती है और सोचती है कि जब बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसकी यह सोच उसकी मानसिक दुर्बलता को दर्शाती है कि वह जब बीमार है तो वह मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है
और लेकिन जब वह देखती है कि आखिरी पत्ता जो है नहीं गिरा, तो उसमें फिर से एक जीने की इच्छा लौट आती है और यह परिवर्तन जो है उसके भीतर शक्ति और विश्वास को दिखाता है। तो इस तरह से यह जब जॉन्सी का चरित्र जो है निराशा से आशा की यात्रा को दर्शाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की व्हाई इज बेकन कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, कि बेकन जो है वो ऐसे यानी निबंध के पिता क्यों कहे जाते हैं, क्यों माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर फ्रांसिस बेकन को ऐसे का पिता क्यों कहा जाता है, फादर क्यों कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन is called the father of English essay because he introduced the modern form of essay writing in English literature। तो फ्रांसिस बेकन वो निबंध के पिता इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने परिचय दिया जो मॉडर्न एसेस होते हैं आधुनिक फॉर्म में या कहिए संरचना में जो ऐसे राइटिंग है इंग्लिश साहित्य में। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि बेकन को इसलिए फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश एसेज जो है उन्होंने इंग्लिश एसेज को एक मॉडर्न फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, परिचय दिया, इसलिए इन्हें कहा जाता है। बिफोर हिम, इनके पहले एसेज वर लॉन्ग एंड पर्सनल। इन्होंने जो एक मॉडर्न फॉर्म दिया है, एक नया लुक दिया है, एक फॉर्म दिया है एसे को। इसके पहले क्या हुआ करता था कि ऐसे वर लॉन्ग, ऐसे जो होता था बहुत ही ज़्यादा लंबा होता था, एंड पर्सनल, व्यक्तिगत होता था, बट बेकन मेड देम शॉर्ट एंड प्रैक्टिकल एंड फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम। लेकिन बेकन ने क्या किया, ऐसे को जो है बहुत ही ज़्यादा पर्सनल, जो कि बहुत पहले जो है ऐसे लंबे और व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते थे, लेकिन बेकन जब आए तो उन्होंने ऐसे को एक नया फॉर्म दिया, एक मॉडर्न ऐसे जो कि कहा जाता है। तो उन्होंने लघु, शॉर्ट यानी बहुत छोटा और प्रैक्टिकल, जो कि जीवन में देखने को मिलती हैं जो घटनाएं, एंड फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम, और जो सांसारिक। His essays deal with truth, friendship, studies, ambition and human nature। इन्होंने जो एसेज लिखे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रुथ यानी सच्चे जो जीवन में हमारी घटनाएं होती हैं, दोस्ती के बारे में, सच्चाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, एम्बिशन एंड ह्यूमन नेचर, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, इन सभी टॉपिक्स पर इन्होंने एसेज लिखे। और ही यूज्ड क्लियर लैंग्वेज, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्लियर सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया, बैलेंस्ड सेंटेंस का, एंड वॉइस थॉट, और बहुत ही बुद्धिमान विचारों को अपने एसेज में लिखा, बुद्धिमानीपूर्ण विचारों को। इस तरह से बेकन्स एसे आर फुल ऑफ कोटेशन एंड मोरल लेसन। इस तरह से बेकन्स के जो ऐसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा, ये कहिए कि उनकी संरचना, उनका फॉर्म जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है, और साथ ही हमें वह ऐसे एक मोरल मैसेज भी देते हैं, एक संदेश भी देते हैं। ही स्टार्टेड न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग, उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा एक नया लुक फॉर्म दिया ऐसे को, जो कि कंसाइज, लॉजिकल एंड थॉटफुल, विच इन्फ्लुएंस्ड मैनी लेटर राइटर। इनकी यह फॉर्म जो ऐसे का, इन्होंने मॉडर्न ऐसे का फॉर्म लाया, ये बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस, बहुत ही ज़्यादा राइटर इससे प्रभावित हुए। देयरफॉर, इसलिए बेकन इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे, इसलिए बेकन को इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्न ऐसे फॉर्म के रूप में एक ग्रेट या फिर कहिए कि इन्हें फादर ऑफ ऐसे कहना उचित है, सही है। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रांसिस बेकन को अंग्रेजी का निबंध का जनक कहा जाता है, और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में निबंध की आधुनिक शैली की शुरुआत की,
और इससे पहले निबंध को लंबे और व्यक्तिगत होते ले, लेकिन जब बेकन ने लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने छोटा, व्यवहारिक और ज्ञानपूर्ण बनाया और उनके निबंध जो है ट्रुथ, फ्रेंडशिप, स्टडी, एम्बिशन जैसे विचारों पर आधारित है। साथ ही ये इनके थीम हो गया और इनकी जो फॉर्म है, थीम है और इनकी भाषा जो है बहुत सरल है, वाक्य संरचना जो है संतुलित है। और बेकन के निबंधों से क्या एक नैतिक शिक्षा हमें मिलती है, गहरी सोच मिलती है, इसलिए सही मायनों में फादर ऑफ एसे कहा जाता है फ्रांसिस को। क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ये यूनिट नंबर 2 में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को इस आंसर में कवर हो जाएगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि शॉर्ट स्टोरी के क्या एलिमेंट्स होते हैं, उनको डिस्क्राइब कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी एक छोटी कहानी होती है, वह किन चीज़ों से, किन तत्वों से मिलकर बनती है। तो शॉर्ट स्टोरी हैज़ 5 मेन एलिमेंट्स। शॉर्ट स्टोरी में 5 मुख्य रूप से 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला आता है प्लॉट, दूसरा कैरेक्टराइजेशन, तीसरा सेटिंग, थीम एंड स्टाइल। तो इस तरह से 5 कैरेक्टर्स होते हैं, एक एक करके सभी को जानेंगे, क्योंकि ना आपके एग्ज़ाम में एक किसी टॉपिक पर भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे कि व्हाट इज़ प्लॉट, व्हाट इज़ कैरेक्टर, ना ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लॉट क्या होता है। तो प्लॉट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। प्लॉट कहानी में, कोई भी कहानी में जो एक क्रम होता है कहानी का कि कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ रही है, यह प्लॉट हमें रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। दैट मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग, जो कि हम जैसे कोई कहानी शुरू कर रहा है तो उसमें हमें ऐसी कोई बात दिखती है जिससे हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते चले जाते हैं उस कहानी के निष्कर्ष को जानने के लिए कि आगे क्या होता है। तो प्लॉट का मतलब यही समझिए कि जो एक कहानी की रूपरेखा होती है, जो एक कहानी का कथानक होता है, यानी किस किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, क्या क्या घटनाएं होती जा रही हैं। तो यही एक स्ट्रक्चर होता है स्टोरी का, यही प्लॉट कहलाता है। तो ऐसे आप डेफिनेशन याद रखिए कि प्लॉट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। सेकंड जो आता है एलिमेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर आर द पीपल। जो लोग होते हैं किसी कहानी में वही कहलाते हैं कैरेक्टर। और बीइंग वो जानवर भी हो सकता है। हु परफॉर्म एक्शंस, जो भी एक्शंस होता है, जो भी इवेंट्स होते हैं स्टोरी में उसको परफॉर्म करता है, वही कहलाता है कैरेक्टर। तीसरा आता है सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है मीन द टाइम एंड प्लेस। जो स्टोरी में सेटिंग होता है कि हाँ ये स्टोरी किस जगह पे लिखी जा रही है और समय क्या है। तो मीन सेटिंग का मतलब होता है कि टाइम एंड प्लेस जो कि एक स्टोरी में। फोर्थ एलिमेंट जो कि थीम होता है। थीम का मतलब होता है द सेंट्रल आइडिया और मैसेज, जो किसी भी कहानी का केंद्रीय भाव होता है जो राइटर हमें बताना चाहता है। द राइटर वांट टू कन्वे, जो कि राइटर हमें बताना चाहता है। सेंट्रल मैसेज क्या है ना, सेंट्रल आइडिया तो आप पढ़ते ही आते होंगे, उसी को थीम कहा जाता है। तो स्टाइल क्या होता है, फिफ्थ एलिमेंट। स्टाइल का मतलब होता है कि रिफ़र टू दी राइटर्स लैंग्वेज एंड टेक्निक। जो स्टाइल होती है एक तरीका होता है कहानी कहने का, जो कि राइटर जो है जिस लैंग्वेज और टेक्निक का यूज़ करता है हमें वह स्टोरी समझाने के लिए, वही स्टाइल कहलाता है। जैसे कि समझिए कि ऑल दीज एलिमेंट कंबाइन टू क्रिएट यूनिटी एंड इमोशनल इफेक्ट इन द स्टोरी। ये जितने भी एलिमेंट्स अभी आपने देखे पाँचों, ये सभी क्या करते हैं कि कहानी को जोड़ते हैं आपस में और एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, एक भावुकता या इमोशन लाते हैं स्टोरी में। विदाउट दीज एलिमेंट, इनके बिना अ स्टोरी कैन नॉट बी कंप्लीट। इनके बिना एक कहानी जो है वह कंप्लीट नहीं हो सकती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्या क्या होते हैं किसी भी छोटी कहानी या लघु कथा के तत्व। तो पहला होता है कथानक यानी प्लॉट, जो कि घटनाओं का क्रम होता है कि हाँ क्या क्या घटनाएं स्टोरी में हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, पहले क्या हो रहा है फिर उसके बाद क्या हो रहा है।
दूसरा आता है कैरेक्टर, यानी जो भी कार्य करते हैं उस स्टोरी में, जिस तरह मूवीज़ में, यानी जो भी एक्शन हो रहा है जिसके द्वारा हो रहा है वही कैरेक्टर कहलाता है। तीसरा सेटिंग आता है। सेटिंग का मतलब है पृष्ठभूमि, यानी कहानी का समय और जो भी स्थान है। विषय, विषय का मतलब होता है लेखक का मुख्य संदेश क्या है, थीम क्या है, क्या संदेश हमें देना चाह रहा है, विषय क्या है, वही कहलाता है। और शैली, स्टाइल का मतलब होता है कि भाषा और अभिव्यक्ति की कला, किस तरह से वह स्टोरी राइटर हमें लिख कर बताना चाह रहा है, कौन सी भाषा का यूज किया है, किस वोकैब का यूज किया है, यही सब। तो इन सभी तत्वों के समन्वय से ही एक कहानी में प्रभाव और एकता उत्पन्न होती है, और इनके बिना कोई कहानी जो है पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बीएफएस सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट ज़रूर से कर देना है, और किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के लिए आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। हम आपको बहुत जल्दी इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करने का भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट नोट, एक टिप्पणी लिखनी है ऑन एडिशन एज एन एसेलिस्ट। ये भी आपके सिलेबस में ऐसे है जिसके राइटर हैं एडिशन। जो ऐसे है उसका नाम है सर रॉजर एड चर्च, और इसी के राइटर माने जाते हैं जोसेफ एडिशन। तो आपके सिलेबस में ही है सर रॉजर एड चर्च, ये ऐसे जो है, और इसके राइटर हैं जोसेफ एडिशन। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जोसेफ एडिशन एक एसेलिस्ट है, निबंधकार हैं, इसी पर एक शॉर्ट नोट लिखना है और आपको बताना है कि ये कैसे एक एसेलिस्ट माने जाते हैं और किस तरह के एसेलिस्ट है। तो चलिए देखते हैं आंसर को जोसेफ एडिशन के बारे में। तो जो आंसर देखते हैं, तो जोसेफ एडिशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेलिस्ट। जोसेफ एडिशन एक बहुत ही ज़्यादा महान एसेलिस्ट माने जाते हैं इंग्लिश के, अंग्रेज़ी के, ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के। ही इज़ अलॉन्ग विथ रिचर्ड स्टील started the Spectator, a famous periodical, and aimed to improve society through literature. तो जो जोसेफ एडिशन है, इन्होंने रिचर्ड स्टील के साथ मिलकर स्टार्ट किया एक पत्रिका जिसका नाम है दी स्पेक्टेटर ना। तो इन्होंने यह पत्रिका लिखी अपने रिचर्ड स्टील के साथ मिलकर, जो कि एक फेमस पेरियोडिकल पत्रिका है, जिसका एम क्या है, इसका उद्देश्य इस पत्रिका का था कि इम्प्रूव सोसाइटी थ्रू लिटरेचर, समाज में सुधार लाना, साहित्य के जरिए समाज में सुधार लाना। द स्पेक्टेटर नाम की पत्रिका है। तो एडिशन ऐसे आर फुल ऑफ ह्यूमर। जो एडिशन का ऐसे होता है, जो निबंध होता है, ये फुल ऑफ ह्यूमर, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमर यानी हास्यप्रद होता है। सिंप्लिसिटी, बहुत ही सरल होता है। साथ ही मोरल इंस्ट्रक्शन, यानी यह हमें कुछ नैतिक निर्देश भी देता है, हमें यह कुछ नैतिक ज्ञान भी देता है, सिखाता है, और सरल भी होता है और हास्यप्रद भी होता है। और ही फोकसेस ऑन मैनर्स, मोरलिटी एंड सोशल लाइफ। और इनका ऐसे जो है मुख्य रूप से इसका फोकस होता है कि यह जो है मैनर्स के बारे में, नैतिकता के बारे में और सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं। हिज लैंग्वेज इज़ पॉलिश्ड, क्लियर एंड ग्रेसफुल। और इनकी भाषा जो है वह बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है। और अब इनका जो ऐसे है, आपने देखा भी कि आपके सिलेबस में भी है कि सर रॉजर एट द चर्च, ही रिप्रेजेंट सर रॉजर एट अ काइंड एंड रिलीजियस मैन, जो कि प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। सर रॉजर एट चर्च में जो रॉजर हैं, इस ऐसे के प्रमुख पात्र हैं जिनका नाम रॉजर है। तो एडिशन ने इनको प्रेजेंट किया है, ऐसा दिखाया है कि यह एक काइंड यानी दयालु और रिलीजियस मैन, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है। कौन? रॉजर, जो कि सर रॉजर एट चर्च के पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं। शोइंग द एडिशन आर्ट ऑफ जेंटल स्टाइल, जो कि
हमें क्या दिखाता है कि जो एडिशन है वह एक विनम्र आर्ट ऑफ जेंटल स्टार। एडिसन नेवर प्रिज्ड, इंस्टेड शी टॉट थ्रू ह्यूमर एंड एग्जाम्पल। एडिशन जो है वह कभी भी उपदेश नहीं देते, प्रिज्ड, और हमेशा ही वह पढ़ाते हैं थ्रू ह्यूमर यानी हास्य तरीके से और एग्जाम्पल्स के साथ। दस ही कॉल्ड द मॉडल एसेलिस्ट, इसीलिए वो ऐसे के मॉडल एसेलिस्ट कहे जाते हैं, एक आदर्श निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। बिकॉज ऑफ हिज परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्टाइल, मोरलिटी एंड विट, क्योंकि यह जो है इनकी निबंध में वह स्टाइल, शैली जो है, शैली का और नैतिकता दोनों का ही एक अच्छा सा ब्लेंड का मतलब कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके यह लिखते हैं। तो जोसेफ एडिसन जो है 18वीं शताब्दी के प्रमुख निबंधकारों में से एक हैं। उन्होंने रिचर्ड स्टील के साथ मिलकर द स्पेक्टेटर नामक पत्रिका की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के साहित्य को माध्यम से सुधारना था। और इनके निबंध जो है वह सरल, विनोदी और नैतिक शिक्षाओं से भरे होते हैं। वे व्यवहार और नैतिकता पर ध्यान देते हैं। इनकी भाषा जो है वह सहज और शालीन थी। और सर रॉजर एट चर्च में उन्होंने सर रॉजर को एक दयालु धार्मिक प्रवृत्ति के रूप में चित्रित किया। जोसेफ एडिसन जो है वह उपदेश नहीं देते बल्कि उदाहरणों के माध्यम से सिखाते हैं। इसी कारण से इन्हें मॉडल ऑफ एसेलिस्ट कहा जाता है। अब ये सबसे लास्ट यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, इस पे एक आपको नोट लिखना है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी PPT इज़ अ डिजिटल टूल यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली। यह एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर जिसका यूज़ हम करते हैं एक किसी भी सूचना को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे आप ये अभी देख रहे हैं इस आंसर को ना, ये एक PPT के में बनाया गया ही एक स्लाइड है जिसमें आपको आंसर को दिखाया जा रहा है। तो यही होता है, उसमें कुछ आपको सूचना दिखाई जा रही है और यह एक सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया गया है ना, एक डिजिटल टूल के द्वारा, तो यही कहलाता है PPT। अगर आपने कंप्यूटर की कोर्स कोई भी की है या फिर आप सीख रहे होंगे तो आपको इसके बारे में ज़रूर से पता होगा। तो यह एक सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर के अंतर्गत होता है जिसका नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यह एक डिजिटल टूल है, यूज़ किया जाता है इसका किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्लाइड्स, ये एक सीरीज़ होता है स्लाइड्स का। जैसे हम बार बार आंसर चेंज कर रहे हैं तो स्लाइड बदल रही है ना, तो इस तरह से यह जो है एक सीरीज़ होता है स्लाइड का। दैट इंक्लूड, जिसमें कि इंक्लूड होता है, शामिल होता है कुछ टेक्स्ट यानी मैसेज और इमेजेस, कुछ पिक्चर्स भी शामिल होती हैं, चार्ट होता है, ऑडियो एंड वीडियोस, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो, तो ये सभी आती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंतर्गत। और PPT आर वाइजली यूज्ड इन एजुकेशन, बिजनेस एंड सेमिनार टू एक्सप्लेन आइडिया क्लियरली। किसी भी आइडिया को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाने के लिए PPT का यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर यह शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस में और सिनेमार इन जैसी फील्ड्स में इसका यूज़ होता है। द मेन फीचर ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, जो एक फीचर होता है प्रेजेंटेशन का इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किसी भी प्रेजेंटेशन को, उसमें क्लियरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही विजुअल अपील। टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, स्लाइड शुड हैव लिमिटेड टेक्स्ट, रिलायबल फॉन्ट एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन। किसी भी प्रेजेंटेशन स्लाइड को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें लिमिटेड टेक्स्ट होना चाहिए, साथ ही रीडेबल फॉन्ट होना चाहिए, ऐसा टेक्स्ट लिखा होना चाहिए जिससे कि बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ा जा सके, एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन होनी चाहिए। और मोस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर, यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है फॉर क्रिएटिंग सच प्रेजेंटेशन। किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए पावर पॉइंट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और दस पीपीटी आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। इस तरह से जो पीपीटी है वह एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हिस्सा है आधुनिक समाज में जो बातचीत और सीखने का एक तरीका। तो इस तरह से क्या क्या देखा आपने कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक डिजिटल माध्यम है जिसके द्वारा जानकारी को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और ये स्लाइड का समूह होता है जिसमें कि टेक्स्ट, चित्र, ग्राफ, ऑडियो, वीडियो शामिल किए जाते हैं। साथ ही इसका प्रयोग जो है वह शिक्षा, व्यापार और संगोष्ठियों में विचार को सरलता से समझाने के लिए किया जाता है। और एक अच्छे पीपीटी की विशेषता यह है कि वह जो है स्पष्ट होता है, संक्षिप्त होता है और उसका दृश्य जो है बहुत ही आकर्षक होता है। और स्लाइड में कम शब्द जो है वह रीडेबल फॉन्ट और सुंदर जो है डिज़ाइन होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है इसका सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है और इस प्रकार पीपीटी आधुनिक शिक्षा और संचार का एक महत्वपूर्ण उपकरण। अब देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। ये सभी लॉन्ग टाइप से आपको बता रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग में इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए लॉन्ग में आ जाए तो आपको 10 और 15 नंबर तो आपका यूं ही वेस्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि कमेंट ऑन अरविंदो एज ए नेशनलिस्ट पोइट। अरविंदो जो कि एक नेशनलिस्ट पोइट कहे जाते हैं, इन पर एक कमेंट करना है, एक टिप्पणी लिखनी है। तो अरविंदो जो है ये आपका यूनिट नंबर 1 में आता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइटर्स। जो भारतीय लेखक हैं इनका अंग्रेजी साहित्य में क्या योगदान है। तो अरविंदो जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट है, इनके बारे में लिखना है कि यह किस तरह से जो है एक राष्ट्रवादी कवि क्यों माने जाते हैं, इस पर एक कमेंट करना है। तो श्री अरबिंदो वॉज नॉट ओनली फिलोसोफर, पोइट, योगी बट आल्सो अ ग्रेट नेशनलिस्ट पोइट। श्री अरबिंदो जो है वह केवल एक कवि, दार्शनिक और एक योगी नहीं है, बल्कि यह एक ग्रेट नेशनलिस्ट भी हैं, एक राष्ट्रवादी कवि भी माने जाते हैं, क्योंकि हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट हिज डीप लव फॉर इंडिया। इनकी जो पोइट्री है वह जो है रिफ्लेक्ट दिखाती है, दर्शाती है इंडिया के लिए, भारत देश के लिए प्रेम को, बहुत ही गहरे प्रेम को दिखाती है भारत के लिए। हिज विज़न ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम, इनका जो विज़न है वह आध्यात्मिक आज़ादी। He believed that India's true independence lies in awakening her soul, not just political liberation। और श्री अरबिंदो ऐसा मानते थे कि इंडिया की जो सच्ची आज़ादी है वह तब मिलेगी जब लोगों की आत्मा में जागरूकता आएगी, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं इसको आज़ादी मिलेगी। इन दिस पोएम लाइक सावित्री एंड मदरलैंड, अरबिंदो एक्सप्रेस डिवोशन, पैट्रियटिज्म एंड द आइडिया ऑफ डिवाइन पावर इन द नेशन। ये जो इनकी पोएम्स हैं, एक पहली आती है सावित्री, दूसरी मदर इंडिया यानी भारत माता। इसमें अरबिंदो ने एक्सप्रेस किया है, बताया है डिवोशन यानी भक्ति के बारे में, पैट्रियटिज्म देशभक्ति, एंड द आइडिया ऑफ डिवाइन पावर और देवों में शक्ति के बारे में, इन द नेशन देश में जो देवता है इनकी शक्तियों के बारे में इन्होंने इन सभी अपनी पोएम्स में लिखा है। He used poetry as a medium of inspire Indian toward self-realization। इन्होंने यूज़ किया है पोइट्री यानी कविता के रूप को लोगों को इंस्पायर करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कि इंडियन टूवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, उनकी आध्यात्म रूप से उन्हें जागने के लिए और एकता बनाए रखने के लिए जागरूक करते हैं अपनी पोएम के माध्यम से।
देयरफॉर ही इज़ राइटली कॉल्ड अ नेशनलिस्ट। इसलिए वो सच में उन्हें नेशनलिस्ट कहना उचित है। पोइट हु कंबाइंड स्पिरिचुअलिटी एंड पैट्रियटिज्म ब्यूटीफुली, जिन्होंने जो है अध्यात्म और देशभक्ति दोनों को बहुत ही सुंदर रूप से दोनों को मिलाकर जो है रचनाएं की है, इसीलिए इन्हें नेशनलिस्ट कहना सही। तो इस तरह से हमने देखा कि श्री अरबिंदो केवल दार्शनिक और योगी ही नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रवादी कवि भी थे और उनकी कविताओं में भारत माता के प्रति गहरा प्रेम, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की भावना झलकती है और साथ ही उनका विश्वास था कि भारत की सच्ची आज़ादी उनकी आत्मा के जागरण में है, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता में नहीं। उनकी कविताएं सावित्री और मदर इंडिया, देशभक्ति और भक्ति दोनों का संगम है और दोनों कविताओं के माध्यम से आत्मज्ञान और एकता का संदेश दिया। इसी कारण से एक ऐसे राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है इन्हें, जिसमें कि आध्यात्मिकता और देश प्रेम का सुंदर समन्वय है। तो जैसा कि हमने कहा था कि सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो ये आता है यूनिट नंबर थर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ऑनलाइन राइटिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ऑनलाइन राइटिंग क्या होता है, इसके जो भी टाइप्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करिए। चलिए देखते हैं आंसर को कि ऑनलाइन ब्लॉगिंग क्या होता है। ब्लॉगिंग मीन राइटिंग एंड पब्लिशिंग आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट रेगुलरली। ब्लॉग आज आपने तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। तो ब्लॉग क्या होता है कि एक जो रिटन फॉर्म में यानी लिखित रूप से और जो कि इंटरनेट पर लिखा जाता है, ऑनलाइन लिखा जाता है। पब्लिशिंग आइडियाज़, जिसमें कि कुछ आइडियाज़ पब्लिश किए होते हैं आइडियाज़ के बारे में, और कुछ सूचनाएं लिखी जाती हैं ऑनलाइन और नियमित रूप से, यही कहलाता है ब्लॉगिंग इंटरनेट पे। एन ऑनलाइन ब्लॉग वर्क्स लाइक अ डिजिटल डायरी और मैगजीन। ऑनलाइन लिखना जो है वह होता है जैसे कि एक डिजिटल डायरी होती है और वेयर अ पर्सन शेयर ओपिनियन, न्यूज़ और एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे लोग जो है अपने एक्सपीरियंस को, अपने विचारों को, अपने अनुभव को और किसी भी न्यूज़ को शेयर करते हैं, तो वही कहलाता है ऑनलाइन ब्लॉगिंग। तो इस तरह से आप डिफिनेशन लिखिए कि ब्लॉगिंग मीन राइटिंग एंड पब्लिशिंग आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट रेगुलरली। एन ऑनलाइन ब्लॉग वर्क्स लाइक अ डिजिटल डायरी और magazine when a person share ideas, opinions and experiences. There are different type of blog. ब्लॉग जो है वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग में अबाउट डेली लाइफ और थॉट। इस तरह के ब्लॉग में जो व्यक्ति है वह अपने पर्सनल यानी व्यक्तिगत रूप से जो इसका डेली रूटीन होता है उसको लिखता है। दूसरा आता है प्रोफेशनल ब्लॉग, जो कि रिलेटेड टू कैरियर और बिजनेसेस, जिसमें जो कि बिजनेस से और कैरियर से रिलेटेड है। तीसरा न्यूज़ ब्लॉग, जो कि फोकसेस ऑन करंट इवेंट्स। जो न्यूज़ ब्लॉग होता है उसमें न्यूज़ लिखी जाती है जो कि करंट टाइम में चल रही है। चौथा आता है एजुकेशनल ब्लॉग, जिसमें नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। एंड ब्लॉगिंग हैज़ बिकम अ मेजर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरह से ब्लॉगिंग जो है वह बन जाता है एक प्रमुख फॉर्म है कम्युनिकेशन, बातचीत करने का। इट हेल्प पीपल शेयर आइडियाज़ ग्लोबली एंड इवन अर्न थ्रू कंटेंट क्रिएशन। और इस तरह से जो है यह हेल्प करता है लोगों को उनकी आइडिया को शेयर करने के लिए ग्लोबली यानी वैश्विक रूप से, न सिर्फ केवल देश में ही, एंड इवन और साथ ही इवन अर्न थ्रू कंटेंट क्रिएशन। और कंटेंट क्रिएशन इस तरह से लिखकर अर्न भी किया जा सकता है, अर्निंग की। तो इस तरह से ब्लॉगिंग का अर्थ है कि इंटरनेट पर नियमित रूप से विचार और सूचनाओं को प्रकाशित करना। यह ऑनलाइन डायरी या पत्रिका की तरह होता है जहां व्यक्ति अपने अनुभव, विचार या समाचार को साझा करते हैं। और ये इसके कुछ टाइप्स हैं। व्यक्तिगत ब्लॉग, जो कि जीवन या विचारों पर आधारित होता है। व्यावसायिक ब्लॉग, जो कि काम या व्यापार से संबंधित होता है।
और समाचार ब्लॉग जो कि ताज़ा घटनाओं पर केंद्रित होता है। शैक्षणिक ब्लॉग में शिक्षा और जानकारी देने वाला होता है। ब्लॉगिंग आज के समय में संचार का एक प्रभावी साधन है जिससे लोग अपने विचार साझा करते हैं और आय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज APJ अब्दुल कलाम गिव इन हिज एसे। APJ अब्दुल कलाम में क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश दिया है अपने ऐसे में जिसका नाम है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये अब्दुल कलाम द्वारा लिखित एक ऐसे है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह ऐसे हमें क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाह रहा है। तो क्या समझा आपने, चलिए देखते हैं इस ऐसे से। आंसर लिखेंगे, इन द ऐसे पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो कि ऐसे का नाम है कि देशभक्ति बियॉन्ड यानी मतलब होता है परे, राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति, यही इसका अर्थ है इस ऐसे का। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है इन हिज ऐसे पैट्रियटिज्म बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कन्वेज दिखाते हैं, बताते हैं दैट ट्रू पैट्रियटिज्म इज अबव रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जो सच्चा देशभक्ति होता है, जो एक सच्चा देशभक्त है, वह जो है अपने धर्म, कास्ट और राजनीति, धर्म, जाति और राजनीति, इन तीनों चीज़ों को पीछे छोड़कर अपनी देशभक्ति को सबसे ऊपर स्थान देता है। और इस ऐसे में और क्या कहते हैं, ही बिलीव्ड, वह विश्वास रखते हैं, दैट एवरी सिटीजन, कि अब्दुल कलाम ये भी विश्वास रखते हैं कि जितने भी नागरिक हैं भारत में, मस्ट वर्क हॉनेस्टली, सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जिससे कि हमारे देश का विकास हो। कलाम सेज लव फॉर द कंट्री मीन सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सच्चा देशभक्त या सच्चा देश प्रेम वही है जब लोग जो हैं एक मानवता की सेवा और देश की प्रोग्रेस में, विकास में अपना योगदान दें, वही सच्चा प्रेम है देश के लिए, ऐसा कहते हैं अब्दुल कलाम अपने इस ऐसे में। ही वॉन्टेड टू द यूथ, वह ऐसा चाहते हैं यूथ से, जो युवा पीढ़ी है देश की, यूथ टू ड्रीम, वर्क हार्ड एंड मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग। वह कहते हैं कि बड़े सपने देखो और कड़ी मेहनत करो, एंड मेक इंडिया, और इंडिया को बनाओ स्ट्रॉन्ग, मजबूत, थ्रू साइंस, यूनिटी एंड मोरल वैल्यूज़। और साथ ही भारत को विज्ञान और एकता और मूल्य यानी नैतिक वैल्यू जो होती है, नैतिक मूल्य होते हैं, इन सभी से इन सभी के जरिए इंडिया को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाओ। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द रियल पैट्रियट लव्स हिज नेशन सेल्फलेसली, नॉट फॉर पर्सनल गेन। उनके अनुसार क्या है कि सच्ची देशभक्त वह है जो लव्स अपने नेशन से प्यार करता है, सेल्फलेसली यानी बिना किसी स्वार्थ के, नॉट फॉर पर्सनल गेन, किसी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश की भलाई के लिए निस्वार्थ रूप से जो सेवा में जुटा रहता है, वही सच्चा पैट्रियटिज्म है यानी देशभक्त है। और ऐसे इंस्पायर इंडियन, या ऐसे जो है इंस्पायर करता है लोगों को, इंडियंस को, टू राइज अबव डिवीजन एंड बिल्ड अ यूनाइटेड डेवलप्ड नेशन, कि हमें जो है वह डिवीज़न यानी बंटवारे नहीं, बल्कि देश में एकता के साथ जो है देश का विकास करना चाहिए। तो इस तरह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने निबंध में, जिसका नाम है बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, में बताते हैं कि सच्ची देशभक्ति जो है वह धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर होती है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को ईमानदारी से
देश के विकास में योगदान देना चाहिए और उनके अनुसार देश प्रेम का अर्थ है कि मानवता की सेवा और राष्ट्र की प्रगति में भागीदारी। वे युवाओं को प्रेरित करते हैं कि अपने सपने देखें, परिश्रम करें और एक सशक्त भारत का निर्माण करें। उनके अनुसार सच्चा देशभक्त वह है जो बिना स्वार्थ के अपने देश से प्रेम करता है। यह निबंध एकता, परिश्रम और नैतिकता के माध्यम से सशक्त भारत के निर्माण का संदेश देती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, जिसमें कि क्वेश्चन है समराइज द बार्बरस यूनियन ट्रेड। एक शॉर्ट स्टोरी है आपके लेसन में। द बार्बरस यूनियन ट्रेड यानी नाइयों का एक समूह या संघ कह लीजिए, जिसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। तो इस स्टोरी को आपको समराइज करना है अपने शब्दों में। क्या इस स्टोरी से आपने पढ़ा, क्या समझा, इसको लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं समरी इस स्टोरी की। मुल्क राज आनंद स्टोरी, जिसका नाम है द बार्बरस ट्रेड यूनियन। मुल्क राज आनंद स्टोरी द बार्बरस यूनियन ट्रेड इज अबाउट चंदू। यह कहानी है किसके बारे में? चंदू के बारे में। अ यंग विलेज बार्बर, जो कि गांव का एक बार्बर नाई होता है, हु बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट सोशल इनइक्वालिटी, जो कि असमानता, समाज में जो असमानता, भेदभाव चल रही है उसका शिकार है, उसका एक प्रतीक माना जाता है। क्योंकि और चंदू जो है वह संघर्ष करता है समाज में जो भी जो समाज में भेदभाव है उसके खिलाफ, उस भेदभाव से लड़ने के लिए, उनसे संघर्ष करने के लिए जो है प्रयास करता है। तो चंदू इज मॉक्ड बाय द विलेजर्स बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। चंदू जो है वह गांव के लोग जो हैं उसे बहुत ही ज़्यादा अपमानित करते हैं चंदू को। चंदू इज मॉक्ड बाय द विलेजर्स बिकॉज ऑफ हिज लो कास्ट, क्योंकि वह एक निचली जाति का है। बट ही रिफ्यूज, तो इसीलिए उसने क्या किया? रिफ्यूज, इनकार कर दिया, टू सर्व देम, उनकी सेवा करना से। जो कि नाई है तो वह उनके बाल दाढ़ी बनाता था, तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया यह काम करने से। देम व्हेन दे इंसल्टेड हिम, जब वो लोग उसका इंसल्ट, अपमान करने लगे, तो इस तरह ने उसने जो है चंदू ने अपना काम यह करना नाई का बंद कर दिया। He forms a union trade of barber to fight for dignity and respect। तो इस तरह से चंदू ने, डिग्निटी का मतलब होता है समानता और रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। तो इसीलिए चंदू ने फॉर्म किया, बनाया एक यूनियन ट्रेड, बार्बर नाइयों का एक संघ बनाया। किस लिए? टू फाइट फॉर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, समानता और रिस्पेक्ट पाने के लिए उसने एक संघ बनाया। तो ह्यूमर एंड रियलिज्म आनंद सोच, इस कहानी को बहुत ही ह्यूमर यानी हास्य और वास्तविक तरीके से दर्शाने के लिए आनंद दिखाते हैं इस स्टोरी में कि लोअर क्लास पीपल सफ़र अंडर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि जो निचली जाति के लोग हैं, पीपल हैं, वह जो है पीड़ित हैं कास्ट सिस्टम से, जो हमारे समाज में भेदभाव चला रहा है कास्ट को लेकर। बट आल्सो फाइट फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, लेकिन चंदू जो है वह किस तरह से आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। द स्टोरी एंड विद चंदू गेनिंग, और अंत में वह चंदू जो है वह अपने इस यूनियन को सफल भी बनाता है और अब फिर से वह रिस्पेक्ट और समाज में डिग्निटी को पाता है। एंड द स्टोरी एंड विद चंदू गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड इक्वलिटी। इट टीच, यह स्टोरी हमें टीच सिखाती है दैट एवरी ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स रेस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और स्टेटस, की समाज में जितने भी लोग हैं सभी डिज़र्व करते हैं सम्मान को, और साथ ही यह चीज़ के बिना कि वह किस जाति का है और उसका क्या स्टेटस है।
तो इस तरह से मुल्क राज आनंद की कहानी द बार्बर यूनियन ट्रेड एक ग्रामीण नाई चंदू की कहानी है जो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करता है। गांव के लोग उसकी जाति के कारण उसका अपमान करते हैं, परंतु वह विरोध करता है और उनकी सेवा से इनकार कर देता है। वह नाइयों का एक संघ बनाता है ताकि सम्मान और समानता प्राप्त कर सके। लेखक ने हास्य और यथार्थ के माध्यम से यह दिखाया है कि समाज के निचले तबके लोग भी आत्मसम्मान के हकदार हैं और कहानी के अंत में चंदू जो है वह आत्मविश्वासी बन जाता है, अपना अधिकार प्राप्त करता है और यह कहानी सिखाती है कि हर व्यक्ति को जो है समान सम्मान का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि राइट समरी ऑफ द लेमेंट बाय एंटोन चेखव। जो ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द लेमेंट, का मतलब होता है शोक, दुख या ग्रीफ कह लीजिए, और इसके राइटर हैं एंटोन चेखव। द लेमेंट इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट आयोना पोटापो, जो कि एक आयोना नाम का एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में। द लेमेंट स्टोरी एक बहुत ही ज़्यादा टचिंग स्टोरी है, यानी भावात्मक कहानी है। और इसमें एक किसके बारे में, आयोना के बारे में, जो कि एक पुअर कैब ड्राइवर होता है, हु हैज़ लॉस्ट हिज ओनली सन, और जिसने अपने बेटे को खोया है। एंड ही इज़ हर्ट ब्रोकन, और जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी है। एंड वॉन्ट टू शेयर हिज सॉरो विथ समवन बट नोबडी लिसन टू हिम, और वह अपने इस दुख को किसी के साथ बांटना चाहता है, किसी से कहना चाहता है, पर ऐसा कोई नहीं होता जो उसके दुख को सुने। पैसेंजर्स आर रूड एंड इग्नोर हिज पेन, जो पैसेंजर्स आते हैं वो जो है उन बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं और वो उसे इग्नोर करते हैं, और वह बार बार कोशिश करता है अपने दुख को बताने की। इवन हिज हॉर्स, और बाद में क्या होता है, उसका हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, बिकम्स हिज ओनली लिसनर, और वही जो है उसकी बात को सुनता है। इन द एंड ही pours out his grief to the horse, showing the deep loneliness and insensitivity of the society। तो इस तरह से यह कहानी हमें दिखाती है अकेलेपन के बारे में और जो संवेदनहीनता है लोगों की, इसके बारे में हमारे समाज में। दिस स्टोरी रिलीव्स चेखव थीम ऑफ ह्यूमन इजोलेशन एंड नीड फॉर कंपेनियन, कि जो इस स्टोरी के राइटर है वह जो है इस स्टोरी का थीम में ये बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति को किसी न किसी साथी की ज़रूरत होती है। इट टीच दैट सिंपैथी इज़ अ बेसिक ह्यूमन ड्यूटी, और यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सिंपैथी यानी दया जो है वह एक बेसिक ह्यूमन ड्यूटी, ह्यूमन की एक कर्तव्य है। दैट मैनी पीपल फॉरगेट, जो कि बहुत से व्यक्ति जो है वह भूल जाते हैं। तो एंटोन चेखव की यह कहानी द लेमेंट एक भावनात्मक कहानी है जो आयोना पोटापो नामक एक गरीब गाड़ीवान की व्यथा को दिखाती है, और वह अपना दुख किसी से बांटना चाहता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, और उसने उसके दर्द को अनदेखा कर दिया, और अंत में वह अपने जो घोड़े से अपनी पीड़ा साझा करता है। और कहानी समाज की असंवेदनहीनता और अकेलेपन को उजागर करती है, और यह बताती है कि सहानुभूति इंसान की सबसे बड़ी आवश्यकता है जिसे लोग अक्सर भूल जाते। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपकी दूसरी शॉर्ट स्टोरी से। आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ में क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन है कि गिव द समरी ऑफ द नेकलेस गाय डे माउपशांत। गाय डे माउपशांत राइटर है इस शॉर्ट स्टोरी के, और स्टोरी का नाम है द नेकलेस। तो गाय डे माउपशांत द नेकलेस टेल्स द स्टोरी ऑफ मल्टिल्डा।
लॉसेल, अ वुमन हु ड्रीम्स ऑफ लग्जरी बट लाइव इन दी मॉडेस्ट लाइफ। यह कहानी जो है हमें बताती है मल्टिल्डा नामक एक महिला के बारे में, जो कि मल्टिल्डा हमेशा ड्रीम सपने देखती हैं लग्जरी लाइफ का, लेकिन वह जो है एक साधारण जीवन व्यतीत करती हैं। और होता क्या है, वन डे शी बोरोज अ डायमंड नेकलेस, वह एक डायमंड के नेकलेस जो है उधार लेती है फॉर हर फ्रेंड फ्रॉम हर फ्रेंड मैंडेन फॉरेस्टियर टू अटेंड द पार्टी। किससे लेती है? अपनी दोस्त से लेती है जिनका नाम होता है मैंडेम, और यह जो थोड़ा रिच होती हैं तो इन्हें जो है उधार है अपना वो नेकलेस। लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि शी लॉसेस नेकलेस एंड रिप्लेस इट विद अ न्यू वन बाय टेकिंग लोन्स। तो होता क्या है अंत में कि मल्टिल्डा जो होती है लॉसेस द नेकलेस, वो अपना नेकलेस खो देती हैं एंड रिप्लेस इट, और जो है वह जो है इसे रिप्लेस करने के लिए, वापस करने के लिए एक नया नेकलेस खरीदती है फिर से, और जिसके लिए उन्हें लोन भी लेना पड़ जाता है। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, हार्ड स्ट्रगल टू पे दी डेप्ट, और 10 साल वह जो है में वो क्या करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, संघर्ष करती हैं जो ऋण हुआ है, जो लोन लिया है उसको वापस करने में। शी लर्न्स दैट, और अंत में वह यह सीखती हैं कि द वर्जिन नेकलेस वॉज फेक, और अंत में उन्हें क्या पता चलता है कि जो नेकलेस था, जिन्हें वह वर्जिनल समझा था जिन्होंने, तो वह क्या फेक निकल जाता है। और द स्टोरी एंड विद आयरनी, स्टोरी जो है वह खत्म होती है एंड टीच द स्टोरी मोरल, और हमें यह संदेश देती है देन प्राइड एंड वैनिटी कैन लीड टू दी सफरिंग। जो घमंड और लालच है वह हमारे जीवन में केवल समस्याएं ही उत्पन्न करता है। इट इज़ ऑल्सो शोज डिफरेंट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, और यह हमें यह भी दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है किसके बीच में, सच्चाई और। तो गाय द माउपुसा की यह जो कहानी है द नेकलेस, जिसमें मल्टिल्डा लॉजेलन नामक एक महिला की कहानी है जो ऐश्वर्य का सपना देखती है पर साधारण जीवन जीती है, और एक दिन वह अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से हीरे का हार उधार लेती है ताकि वह पार्टी में पहन सके। लेकिन होता क्या है कि वह हार खो देती है और नया हार खरीद कर कर्ज में डूब जाती है। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब वह कर्ज चुकाती है तब उन्हें पता चलता है कि असली हार जो है वह नकली था, और कहानी जो है वो विडंबना से भरी हुई है, आयरनी से भरी हुई है, और हमें यह सिखाती है कि घमंड और दिखावे से केवल दुख ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि राइट समरी ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि एक ऐसे है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अ रेवरी बाय चार्ल्स लैम्ब के द्वारा जो ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन, इसकी समरी को लिखिए। अगर आप समरी समझे रहेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली आप दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन, चार्ल्स लैम्ब का जो ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन, अ रेवरी इज अ नॉस्टैल्जिया ऐसे रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम, जो कि लिखा गया है एक फॉर्म में, ड्रीम यानी सपने की तरह एक है यह ऐसे, सपना है चार्ल्स लैम्ब का। और द नरेटर इमेजिन्स हिमसेल्फ टेलिंग स्टोरीज, और नरेटर जो है चार्ल्स लैम्ब वह इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि वह जो है एक स्टोरी कह रहे हैं टू हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, जिनका नाम है एलिस एंड जॉन। तो इस ऐसे में होता क्या है कि चार्ल्स लैम्ब जो है एक सपना देख रहे होते हैं जिसमें कि वो इमेजिन करते हैं कि वह जो है अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, और उनके बच्चों का नाम है एलिस एंड जॉन। और ही रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, और वह जो है अपनी बचपन की यादों को
याद कर रहे हैं, और हिज ग्रैंड मदर, और उनकी ग्रैंड मदर जो है जिनका नाम है फील्ड, एंड हिज अनफुलफिल्ड लव फॉर एलिस। एट द एंड द ड्रीम्स ब्रेक, और इस हिस्से के लास्ट में होता क्या है कि उनका सपना टूट जाता है, और ही रियलाइज दैट ही नेवर मैरिड, और वह उन्हें महसूस हुआ कि वह उनकी शादी हुई ही नहीं, और उनके ही हैज़ नो चिल्ड्रन, और उनके पास कोई बच्चे भी नहीं हैं। द एसे ब्यूटिफुली मिक्सेस रियलिटी एंड इमेजिनेशन, यह ऐसे जो है बहुत ही सुंदर रूप से इसमें वास्तविकता और कल्पना दोनों को मिलाकर यह ऐसे बना हुआ है, जिसमें कि इट एक्सप्रेसेस थीम ऑफ लव, लॉस एंड लॉयनेस विथ डीप इमोशन एंड सिंप्लिसिटी। यह ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है, दिखा रहा है प्रेम और लॉस जो कि उन्होंने खोया है, लॉयनेस यानी अकेलेपन के बारे में, और एक गहरी भावना और सिंप्लिसिटी यानी सरलता के बारे में। चार्ल्स लैम्ब जो है वह पर्सनल टच मार्क इट वन ऑफ हिज मोस्ट टचिंग ऐसे। तो यह कहानी जो है वह चार्ल्स लैम्ब का निबंध है, एक स्वप्नात्मक भावनात्मक निबंध है। वचनात्मक कल्पना करता है कि वह अपने बच्चे एलिस और जॉन को बचपन की कहानियां सुना रहा है, और वह दादी फील्ड और अधूरे प्रेम एलिस को याद करता है। अंत में क्या होता है, स्वप्न टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि ना तो वह बच्चे हैं और ना ही उसका विवाह हुआ है। निबंध में कल्पना और यथार्थ का सुंदर मिश्रण है, और यह प्रेम वियोग अकेलेपन की गहरी भावना को व्यक्त करता है। यह लैम्ब की सबसे भावुक रचनाओं में से एक। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। नाम है व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू इन प्रोज राइटिंग। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है प्रोज राइटिंग में? पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण यानी नज़रिया। तो पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ परस्पेक्टिव फ्रॉम विच स्टोरी इज टोल्ड। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि वह स्थान और वह दृष्टिकोण जो कि एक राइटर यूज़ करता है अपनी स्टोरी को कहने का ना, अपनी स्टोरी कहने के लिए वह किस पर्सपेक्टिव पोजीशन का यूज़ कर रहा है, वही कहलाता है पॉइंट ऑफ व्यू। इट डिटरमाइंस हाउ रीडर एक्सपीरियंस द इवेंट ऑफ द स्टोरी, जिसमें कि यह पता चलता है कि जो रीडर है वह क्या एक्सपीरियंस अनुभव कर रहा है स्टोरी में जो भी घटनाएं हो रही हैं। तो आगे देखिए, बहुत ही आसानी से आप समझेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट व्यू। जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें कि द नरेटर इज पार्ट ऑफ स्टोरी यूजेस आई, जिसमें कि नरेटर जो है वो यूज़ करता है फर्स्ट पर्सन की तरह, जिसमें आई का यूज़ होता है। और दूसरा आता है थर्ड पर्सन, जो कि नरेटर वो खुद को थर्ड पर्सन के रूप में दिखाता है और नोज द थॉट ऑफ वन कैरेक्टर, और वह सभी के जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी में सभी के विचारों को जानता है, और वह एक थर्ड पर्सन की तरह। उसके बाद आता है ओमनिशियंट का मतलब होता है द नरेटर नोज एवरीथिंग अबाउट ऑल कैरेक्टर्स। पॉइंट ऑफ व्यू हेल्प द राइटर कंट्रोल टोन, इमोशन एंड रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि कहानी किस दृष्टिकोण से बताई जा रही है, यह पाठक के अनुभव को निर्धारित करता है। फर्स्ट पर्सन में प्रथम पुरुष यानी कथाकार स्वयं कहानी का पात्र होता है, और जबकि थर्ड पर्सन में कथाकार केवल एक पात्र के विचार को जानता है। और जो सर्वज्ञ दृष्टिकोण यानी ओमनिशियंट होता है उसमें कथाकार सभी पात्रों के विचार और घटनाएं जानता है। दृष्टिकोण कहानी के भाव, भाषा और प्रभाव को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इमेजरी एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन प्रोज राइटिंग। किसी भी गद्य लेखन में इमेजरी क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये बताना है। तो इमेजरी का मतलब ही होता है कि ऐसे वर्ड्स जिन्हें आप पढ़ते ही आपके दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट हो जाती है, वही वर्ड्स जो होते हैं इमेजरी होता है वही। तो चलिए देख लेते हैं इमेजरी का डिफिनेशन।
इमेजरी मीन्स द यूजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज का यूज जिसको यूज़ किया जाता है इमेजरी के अंतर्गत, दैट अपील टू आवर सेंसेस, जो कि हमारे सेंसेस जो हैं, हमारे ज्ञानेंद्रियां जो है उनसे अपील करती हैं, साइट, साउंड, टच, टेस्ट एंड स्मेल। जिसका मतलब है कि इमेजरी जो होता है वो प्रभावित करता है हमारे सोच को, टेस्ट को, स्वाद को, स्मेल को, सुगंध को, ध्वनि को, और इट हेल्प्स, यह हेल्प करता है रीडर को यानी पाठक को, यह हेल्प करता है विजुअलाइज सेंसेस एंड फील इमोशंस डीपली, जो भी कहानी की भावनात्मकता है, जो सीन्स है, उन सभी को बहुत ही समझने में मदद करता है इमेज। राइटर यूजेस इमेजरी टू मेक देयर राइटिंग लाइवली एंड रियलिस्टिक, राइटर यूज़ करता है जिससे इमेजरी का, जिससे उसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और जीवंत लगे। और सिटिंग ऑफ अ विलेज विद साउंड, कलर एंड स्मेल, और जो सिटिंग गांव के लोग हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि राइटर यूज़ करता है, कहता है कि सिटिंग ऑफ अ विलेज विथ साउंड, कलर एंड स्मेल, यह क्रिएट करता है एक विविड पिक्चर इन द माइंड, जो कि हमारे दिमाग में एक पिक्चर का क्रिएट कर रहा है कि हाँ विलेज के कुछ लोग हैं, बैठे हैं, ऐसे पक्षियों की आवाज़ है, ये स्मेल है, कलर है ना। दस इमेजरी एड ब्यूटी, क्लियरिटी एंड इमोशनल इम्पैक्ट टू प्रोज, इस तरह से इमेजरी गद्य को सुंदर और संवेदनशील बनाता है। कुल मिलाकर कहें तो इमेजरी का अर्थ है कि ऐसे वर्णनात्मक भाषा जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, कि जैसे कि देखना, सुनना, छूना, स्वाद या गंध, इस तरह से हमारे ये इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। इमेजरी एक वर्णनात्मक भाषा है, यह पाठक के मन में दृश्य उत्पन्न करता है और भावनाओं को गहरा बनाता है। लेखक अपनी रचनाओं को जीवंत और प्रभाव बनाने के लिए इमेजरी का प्रयोग करता है। जब किसी गांव का दृश्य रंगों और आवाज़ों और गंधों के साथ वर्णित होता है तो पाठक उसे महसूस करता है, और इस तरह से इमेजरी जो है वो गद्य को सुंदर बना। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, ये तो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ह्यूमर एंड पैथोस, ह्यूमर और पैथोस क्या होता है। तो हम पहले ही बता दें, ये गद्य की प्रोज के डिवाइसेस होते हैं, उपकरण होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है किसी भी गद्य लेखन कार्य में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, और पैथोस का मतलब होता है सौरो यानी दुख। इन सभी चीज़ों को दर्शाने के लिए इन दोनों वर्ड्स का यूज़ होता है। आगे समझिए। तो ह्यूमर मीन दी क्वालिटी दैट मेक अस लव और स्माइल, ह्यूमर जो है उसका यूज़ किया जाता है किस लिए, कि मेक, हमें वह हंसाने के लिए और हमारे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। वाइल पैथोस इवोक प्रिटी एंड सैडनेस, जबकि जो पैथोस है वो हमारे अंदर दया की भावना और दुख को, ये सभी भावनाएं लाता है। and evokes pretty and sadness. In literature में both are often used together to create balance. लिटरेचर में ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रूप में यूज़ होते हैं, जिससे कि एक लिटरेचर को बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा जा सके। तो राइटर्स लाइक चार्ल्स लैम हो गए, मुल्कराज आनंद हो गए, यूज़ ह्यूमर सो सॉफ्टन सीरियस सिचुएशन एंड पैथोस टू टच द हार्ट। And for example, in Dream Children, Lamb mixes humor with deep sorrow. Together, humor and pathos make prose human emotion and relight. तो इस तरह से ह्यूमर का अर्थ है कि वह गुण जो हमें हंसाता या मुस्कुराता है, जबकि पैथोस का अर्थ कि भाव को दया या दुख महसूस कराता है, और साहित्य में दोनों का भावात्मक संतुलन लाने के लिए किया जाता है। चार्ल्स लैम, मुल्कराज आनंद जैसे गंभीर विषयों को हल्के हास्य रूप में प्रस्तुत करते हैं और साथ ही गहरी संवेदना भी जगाते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन में क्या होता है कि हास्य और दुख दोनों का संगम है। हास्य और करुणा गद्य को मानवीय और हृदय स्पर्शी बनाते। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, जिस क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मिमायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको प्रोज टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो ये मिमायर का मतलब होता है संस्मरण। जिस तरह से गद्य के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि ऐसे हो गया ना, उसी तरह से
ऑटोबायोग्राफी हो गया, बायोग्राफी हो गया, उसी तरह से मीमायर भी एक होता है इम्पोर्टेंट। तो मीमायर का मतलब होता है, मीमायर इज अ टाइप ऑफ प्रोज राइटिंग दैट टेल्स अबाउट अ पर्सन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मीमायर इज अ टाइप ऑफ प्रोज राइटिंग। मीमायर जो है गद्य लेखन का एक प्रकार है जो कि यूज होता है दैट टेल्स अबाउट, जो कि हमें बताता है पर्सन्स रियल लाइफ, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, यानी पर्सन्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इट इज़ रिटन बाय पर्सन हिमसेल्फ फोकसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट मेमोरीज और इवेंट। यह उसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है जिसका अनुभव होता है, और यह जो है फोकस करता है मुख्य रूप से किस पर, ऑन इम्पॉर्टेंट मेमोरीज और इवेंट्स, किसी भी महत्वपूर्ण मेमोरी, याद और घटना से संबंधित होता है। अनलाइक ऑटोबायोग्राफी से ये अलग होता है। अ मीमायर इज़ नॉट कम्प्लीटली लाइफ स्टोरी। मीमायर में जो है वह कंप्लीट लाइफ स्टोरी नहीं लिखी जाती है। इट डील विथ स्पेसिफिक थीम और पीरियड। यह जो है कि किसी एक ही विषय के बारे में, समय के बारे में होता है, और इट शोज द राइटर्स इमोशन, लेसन एंड रिफ्लेक्शन, जो कि राइटर के इमोशन को दिखाता है और उसके जो भी उसका मैसेज है और जो भी वो बताना एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि माइंड बाय एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मीमायर आज वैल्यूड फॉर देयर हॉनेस्टी एंड पर्सनल इंसाइट, जो कि अब्दुल कलाम के द्वारा एक मीमायर लिखा गया है जिसमें कि इन्होंने हॉनेस्टी यानी ईमानदारी के वैल्यू के बारे में और पर्सनल इंसाइट, उनका क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में यह बताया। तो इस तरह से मीमायर जो है गद्य विधा है जिसमें कि लेखक अपने जीवन की सच्ची घटना या अनुभव लिखता है। यह आत्मकथा से अलग होती है क्योंकि जीवन की कुछ विशेष घटनाओं या स्मृतियों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें लेखक की भावनाएं और विचार झलकते हैं। और अब्दुल कलाम की एक प्रसिद्ध मीमायर है जिसमें कि ईमानदारी और आत्मावलोकन के कारण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर, सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं। और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देख लेते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन लेटर राइटिंग एंड रिज्यूम प्रिपरेशन। लेटर राइटिंग क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, और एक रिज्यूम कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में। तो लेटर राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। लेटर राइटिंग जो है एक फॉर्म है, कम्युनिकेशन का एक फॉर्म माना जाता है जो कि लिखित रूप से होता है। लेटर में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का होता है। फॉर्मल में जैसे कि ऑफिस, बिजनेस, कंप्लेन, इन सभी चीज़ों के लिए, जबकि इनफॉर्मल में पर्सनल ऐसे होता है। और अ गुड लेटर शुड बी क्लियर, पोलाइट एंड पॉइंट। जो एक अच्छा लेटर है वो पॉइंट में लिखा होना चाहिए, बहुत स्पष्ट और विनम्र रूप से। इम्पॉर्टेंस पार्ट आर एड्रेस, और जो किस तरह से लिखा जाता है, इसका फॉर्म क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड सिग्नेचर, इस तरह से लिखा जाता है। अब दूसरा जो पूछा गया था रिज्यूम, तो रिज्यूम प्रिपरेशन क्या होता है कि रिज्यूम और सीवी इज अ समरी ऑफ वंस क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस। रिज्यूम और सीवी दोनों ही एक समरी होती है किसी भी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, योग्यता, स्किल, कौशल, एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में। इट इज़ यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स, और ये यूज़ किया जाता है किसी भी जॉब के लिए। अ गुड रिज्यूम इंक्लूड्स, एक अच्छा रिज्यूम जो होता है उसमें इंक्लूड शामिल होता है पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, अचीवमेंट, जो भी उपलब्धियां हैं, एंड रेफरेंस। इट मस्ट बी शुड शॉर्ट, एक्यूरेट एंड प्रोफेशनल इन टोन। तो पत्र लेखन व जो है लिखित संचार का माध्यम है, यह दो प्रकार का होता है, औपचारिक, अनौपचारिक। और एक अच्छा स्पष्ट पत्र जो है वह विनम्र, संक्षिप्त होना चाहिए, और इसका मुख्य भाग जो है पता, दिनांक, संबोधन, मुख्य भाग और हस्ताक्षर। जबकि रिज्यूमे या फिर सीवी व्यक्ति की शिक्षा, कौशल और अनुभव का सारांश होता है, या नौकरी के
लिए आवेदन में उपयोग होता है। और एक अच्छा रिज्यूमे जो होता है वह संक्षिप्त, सटीक और पेशेवर होना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा और उपलब्धि और संदर्भ शामिल होते हैं।